प्लेन मिरर में लास्ट चीज हमने देखी थी एंगल ऑफ डिविएशन, है ना? नहीं, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक है, अगला टॉपिक लिख लीजिए जो कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर अगर दिए हुए हैं तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। मैंने दो मिरर्स ले लिए हैं, M1 और M2, ये दोनों प्लेन मिरर हैं। मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में रख दिया, ये डिस्टेंस दे देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो वैल्यू ले लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, ये 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितनी होंगी, कितनी इस आदमी की टोटल इमेजेस बनेंगी। दो पैरेलल मिरर यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? हर एक मिरर क्या करेगा, एक इमेज तो बनाएगा ही बनाएगा। और ऐसा आपने कभी कहीं ना कहीं तो देखा होगा, मॉल वगैरह में देखा होगा, अगर दो मिरर पैरेलल में आप बीच में खड़े हो जाओ तो आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं दोनों तरफ। तो नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट बन जाती हैं इसके अंदर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, कैसे इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होती हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप सिर्फ M1 को कंसिडर करो। M1, आदमी के ऊपर लाइट गिरी, अब आदमी से टकरा के लाइट इधर उधर जा रही है, तो आदमी से लाइट जाएगी किसके अंदर? क्या आवाज करेगा यार फालतू में? ठीक है ना? आदमी से लाइट निकलकर M1 के ऊपर गिरती है। M1 पे गिरने के बाद ऑब्वियसली M1 इसकी जो इमेज बनाएगा वो किधर बन जाएगी, यहाँ कुछ बनेगी। मैं कह सकता हूँ यह है पहली इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी, और ये रे यहाँ से आती हुई लगेगी, है नहीं? सिमिलरली M2 के लिए बात की जाए तो M2 की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की दिख रही है, तो वो भी इसकी एक इमेज बनाने वाला है, इसे मैं I2 कह देता हूँ। ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। रे यहाँ से जाके ऐसे गिरी होगी कुछ इस तरह से, और ये यहाँ से आती हुई लगेगी। ठीक है, तो इसका लॉजिक तो हमें समझ आया कि दो इमेजेस तो इस वजह से फॉर्म हुई क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने थी। बात आती है जो तीसरी इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि आपने कहा है कि इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी, तो तीसरी इमेज क्यों फॉर्म होगी? तो रीजन ये होता है कि M1 से जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो जाके जब M2 के ऊपर गिरेगी, ठीक है ना, M2 के ऊपर जब ये वाली रे आगे जाके गिरेगी तो M2 को ऐसा लगेगा कि ये रे कहाँ से आई है, जो I1 है वहां से आई है। तो उसे तो नहीं पता है कि वो ऑब्जेक्ट है या इमेज है, उसको तो बस ये लग रहा है कि रे वहां से आ रही है। तो जो M2 है वो I1 को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और सोचता है कि भाई M2 म्यूट हो, M2 की डिस्टेंस I1 से कितनी है, टोटल देखो, M2 की डिस्टेंस I1 से कितनी है, 40। तो ये इसकी इमेज जो फॉर्म कर देता है वो कर देता है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो तीसरी इमेज फॉर्म होगी I3, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो इमेज M2 ने बनाई है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी किसके लिए, M1 के लिए। ये वाली रे जब यहाँ जाके, है ना, ये कुछ यहाँ से आती हुई लगेगी। आप देख सकते हो M1 उसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल, 50 से। सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। तो ये यहाँ पर ऐसा मत सोचना अगर मिरर बहुत छोटा हुआ तो, मिरर बहुत छोटा हुआ तो ये रे अब जब बाहर निकल जाएगी तब कोई और इमेज फॉर्मेशन होगा। तो फिर और कैसे? क्योंकि दुनिया में सिर्फ ये दो रे नहीं है, और भी रेज है। ये तो मैंने एक को ट्रेस करके दिखाया है,
दूसरी रे यहाँ हिट की होगी, इसके जस्ट नीचे हिट की होगी, इसके जस्ट ऊपर हिट की होगी, ढेर सारी रेज है। तो टोटल कितनी इमेजेस फॉर्म हो जाती है? लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस, तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि इमेज ऑफ वन मिरर, इमेज ऑफ या इमेज क्रिएटेड बाय वन मिरर। सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। आपकी वॉइस बहुत क्रैक है। ओके, तो स्क्रीन का भी लैग एक्ट है। है बेटा, नेट ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर अदर। बारिश हो रही है ना शायद? नो सर। नहीं, हमारे यहाँ तो हो रही है, आपके यहाँ नहीं हो रही होगी। अभी देखना, शायद कुछ चेंज आया है क्या? अटक रही है अभी भी? तो नहीं सर, लिखा हुआ था। अभी ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि बताइए M1 जो फिफ्थ इमेज बनाएगा उसकी डिस्टेंस M1 से कितनी होगी, है ना? तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, सोच के देखो, M1 ने पहली इमेज जो बनाई वो 10 पे बनाई, अगली जो बनाई वो 40 पे बनाई। हाँ, 50 पे बनाई। ठीक है ना? इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक जैसी चीज याद रख लेते हैं। है कुछ नहीं, वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसी ज्योमेट्री को जनरलाइज कर रहे हो। तो डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर। देखो, तो अब ऐसा है कि यहाँ तो अब मैंने रिट्रेस किया था, मैंने ऐसा सोचा कि भाई पहली इमेज बनी वो 10 पे बनी, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की काम की, फिर मैंने टोटल डिस्टेंस ऐड किया, फिर उस पर ही इमेज फॉर्म की। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है सोचने में, जैसे कि हमने अभी दो ही दो इमेज फॉर्म करी है, फिर भी हमें कंसिडरेबल टाइम लगा है। तो जल्दी करने का तरीका क्या हो जाता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि M1 ने कहाँ इमेज फॉर्म की है और M2 ने कहाँ इमेज फॉर्म की है। पहली इमेज M1 की पहली इमेज जो फॉर्म हुई है उसकी डिस्टेंस M1 से ही कितनी है? M1 की पहली फॉर्म्ड इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और M2 की जो पहली इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब आप क्या करते हो, क्रॉस में आपको चलना है, डायगनली चलना है, और डिस्टेंस बिटवीन द मिरर जो है उसे ऐड करते जाना है। मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है टोटल? 30। तो 10 में आप 30 ऐड करोगे, क्या आएगा? बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। ठीक है, 20 में 30 ऐड करोगे, 50 में 30 ऐड करोगे, 40 में 30 ऐड करोगे, 70 में 30, और 80 में 30, 110। इसका मतलब ये हो जाता है कि M1 ने जो पहली इमेज फॉर्म की है उसकी डिस्टेंस M1 से 10 है, जो दूसरी फॉर्म की है उसकी 50 है, तीसरी की 70, चौथी की 110, और इस तरह चलता जाएगा। तो कोई सी भी पूछी जाए हम तुरंत इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कीप एडिंग डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। दो कॉपी।
सर आपने क्या बोला वो मिरर अगर बहुत छोटा हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। मिरर कितना भी छोटा हो, इमेजेस फॉर्म होंगी इन्फिनिटी, अगर मिरर एक दूसरे को फेसिंग है तो। हो गया? सर इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी ना इंटेंसिटी किसकी? इमेजेस फॉर्म्ड की, अगर छोटा मिरर हुआ तो। नंबर ऑफ इमेजेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, पर इंटेंसिटी की बात हम अभी कर नहीं रहे, वो सब आगे आएगा। क्या ओके क्या जीरो नहीं हो सकते? नहीं, जीरो नहीं होगी तो उसका डाउट वो नहीं है, उसका डाउट वो नहीं है, उसका डाउट है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है उसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी या बदल जाएगी। तो इंटेंसिटी बेसिकली बताती है जितनी नंबर ऑफ रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगी उसको कहते हैं ज्यादा इंटेंसिटी। तो अगर छोटा मिरर है तो नंबर ऑफ रेज क्या रहेंगी, कम रहेंगी, तो कम इमेजेस, कम इंटेंसिटी की इमेज फॉर्म हुई। पर उस पर अभी मत ध्यान दो, वो मैं बताऊंगा पर आगे चल के, है ना। एटम्स, तो मेरे हाँ, चिंता के परे चला गया आपका सवाल, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं, मैंने सवाल ही जीवन में पहली बार सुना है कि मिरर बनाने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए। सोचूंगा तो भी नहीं बता पाऊंगा। किसी भी चीज को बनाने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए? एक एटम चाहिए। एक एटम से क्या बन रहा है? जैसे टीवी का रिमोट बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो क्या बनाने के लिए बताओ ना, आम जिंदगी में जो चीजें हैं उनमें से कौन सी चीज एक एटम से बनेगी? तो फिर किसी भी चीज को, पंखे को बनाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? बहुत सारे। क्या होता है मिनिमम कितने चाहिए? यही सवाल है ना तुम्हारा, एसी को बनाने के लिए। तो वही सवाल, वैसे तो एक एटम भी रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर, कौन सा चैप्टर है वो, पोलराइजेशन, इसी में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में। एक एटम से भी लाइट स्कैटर हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है और ट्रांसमिट भी हो जाती है, ठीक है। पर यहाँ हम फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर। तो ये सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहला, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, और दूसरा बताना है आपको डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ इमेज formed by M1 from M2। नहीं बेटा, लेंथ का क्या करोगे? कुछ भी कॉमन रीजन आ गया ना तो इनफाइनाइट आंसर हो जाता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। जो रेज ऊपर चली गई वो नहीं बनाएगी इमेज, वो सिंगल इमेज फॉर्म करेंगी। तो नहीं, पर ये डायग्राम है, रे ऑप्टिक्स में आपको डायग्राम देंगे उस हिसाब से करना होगा आपको। मैं भी बताऊंगा अभी जो क्वेश्चन आ चुका है एम्स में उसका। तो पहले पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला कर दो फटाफट यार। सर 340 सेंटीमीटर। M1 M2 लिख लो, M1 के लिए 10, ये हुआ 60,
90, 140, 110, 160, 190, 240, 210, 290 है। तो M1 की 6th इमेज 1 2 3 4 5 6, तो M1 की जो 6th इमेज है उसकी डिस्टेंस M1 से कितनी है? 290। पूछी गई है किससे? M2 से। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम M2 उसमें 290 तो इसके पीछे है, समझ आया? तो उसमें ऐड कितना कर दोगे? 50, 340 सेंटीमीटर। समझ आया? एक सवाल कराने की जरूरत है? क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर को ऐड करते जाना और क्रिस क्रॉस करते जाना। बोलो, करना है क्या एक और? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो आया था, मैंने कहा अभी एग्जाम में। वो कोई ऑब्जर्वर, यही क्वेश्चन था, लोकेशन नहीं दी गई थी। बताइए कितनी इमेज बनेंगी? जो भी इमेज यहाँ होगी, जो भी इस मिरर से रे टकराएगी, क्या वो कभी दूसरे मिरर पे गिर सकती है? तो ये इसकी एक इमेज बनाएगा यहाँ पे, उसे मैं P1 कह देता हूँ। और जो भी रे इसके ऊपर टकराएगी, क्या वो कभी ऊपर वाले मिरर पे गिर सकती है? नो सर। तो ये इसकी इमेज बनाएगा, ये P2। इनफाइनाइट क्यों कह रहे थे? कहाँ जाएंगे? अच्छा, तुम कह रहे हो एक ही मिरर एक ही ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट इमेज बना देगा? ऐसा नहीं होता दोस्त। जब पहले मिरर की, ये सवाल देखो फिर से, इसने जो मिरर है, इसने इस आदमी की 10 सेंटीमीटर पर ही बनाई थी, लेकिन ये जो रे दूसरी वाली टकरा के इस पे गिरी, उसकी वजह से स्नेक बनाई। फिर M2 ने M1 की जो इमेज थी उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए एक इमेज बनाई, तो ये जो I2 क्रिएट हुआ ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट बना और उसकी एक इमेज बनाई गई। यहां पर P की एक इमेज M1 ने बना दी। वो इमेज P की M1 ने बनाई है, क्या वो M2 को दिख भी रही है? क्या उसकी रिफ्लेक्टेड रे कभी M2 पे जा रही है? तो फिर उसको तो दिख ही नहीं रही ना दूसरी कोई ऑब्जेक्ट। तो M2 को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिख रही है, वो है P। तो वो एक ही तो इमेज बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट की एक ही तो इमेज बनती है।
तुम ऐसा सोचते हो क्या कि जैसे एक रे ऐसे जाएगी वो एक और इमेज बना देगी? अरे बेटा वो यहीं से आती हुई दिखेगी, क्योंकि एक मिनट तो एक ही इमेज बनाता। अरे यार तुमने तो कॉन्सेप्ट ही पलट दिया। अभी समझ आ रहा है कि अभी भी डाउट है? नहीं आ रहा अभी भी समझ आया तुमको? क्या गलती कर रहे हो, समझ आ रहा है? जब तक किसी दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेस पे नहीं जाएगी इमेज फॉर्म नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर जो था वो था 1, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा कोई ऑब्जर्वर कितनी इमेज देख सकता है एक समय पर। तो बनेंगी 2, पर या तो आप इस तरफ खड़े रहोगे और या तो आप इस तरफ खड़े रहोगे, या तो आप ऊपर वाले मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में होगे या आप नीचे वाले मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में होगे। तो एट अ टाइम आप देखोगे कितने? 1। यहाँ लिख लेना कि फॉर्म्ड इमेजेस तो कितनी है? 2, पर दिखती कितनी है एक बार में? 1। यहाँ पे मैंने एट अ टाइम लिख दिया था, एग्जाम में एट अ टाइम नहीं लिख के आया था, सिर्फ आ गया था नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन बाय एन ऑब्जर्वर। उसका आंसर भी एक ही होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वर एक समय पे एक ही जगह पे होता है, दोनों जगह पे नहीं हो सकता। क्लियर है? इनफाइनाइट इमेज कब फॉर्म होंगी? जब कोई ना कोई ओवरलैपिंग रीजन हो, एक मिरर दूसरे मिरर के सामने आए थोड़ा बहुत। अगर दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है तो फिर इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म नहीं होती। क्लियर है? चलिए अगला लिख लो इंक्लाइंड मिरर के केसेस। ये था प्लेन मिरर, सिंगल मिरर के लिए, 2 पैरेलल मिरर के लिए, और अब है इंक्लाइंड मिरर्स। तो मान लो हमने 2 मिरर इंक्लाइन करके रखे हुए हैं, एक M2 है एक M1 है, और बीच में एंगल है 90 डिग्री का। मान लो मैं एक ऑब्जर्वर ले लेता हूं यहाँ पर, या एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं O, इसकी डिस्टेंस यहां से है A और यहां से भी है A, और अब पूछा जाए कि कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, तो क्या करोगे? अभी तक हमने पैरेलल मिरर के लिए किया है ना, पैरेलल नहीं, किसी एंगल पे 2 मिरर्स और बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखी गई, टोटल कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी मुझे ये बताना है। तो 2 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, 360 बाय थीटा और 360 बाय थीटा माइनस 1। उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कई जगह पे काम नहीं भी आते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, लॉजिकली सोच के देखो, मुझे बताओ कि जो ऑब्जेक्ट O है वो M1 से कितनी दूरी पर है? M1 O की जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? पीछे। मैं इसे कह देता हूँ I1। अच्छा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट O कितनी डिस्टेंस पर है? तो M2 O की इमेज कहाँ बनाएगा? समझ आ रहा है? ये हो गया I2। ध्यान से देखना अब ऐसा लॉजिकली देखो, ये जो रे जो कि यहां टकराई है M2 पे, वो तो टकरा के ऐसे चली जाएगी, और वो आती हुई कहां से लग रही होगी? यहां से, क्योंकि इसने एक इमेज बनाई है। सिमिलरली जो इस मिरर पे टकराई है वो इस तरह से जा रही होगी और आती हुई यहीं से लग रही होगी। लेकिन कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो कि इस पे टकराई है, ये वाली है ना, उसने भी यही इमेज फॉर्म की है, लेकिन अब वो आके इसके ऊपर दोबारा टकरा जाएगी। तो अब ये M2 जो मिरर है उसे लगेगा ये जो ब्राउन वाली रे है वो कहां से आ रही है? I1 से। दिख रहा है कि नहीं? तो I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या M2 I1 की इमेज बना सकता है? ये वो क्वेश्चन है जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्या इमेज बनती है? बनती है। हम एक्सटेंड करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और उतना ही नीचे इमेज बन जाती है। याद है कि नहीं है? दिखेगी नहीं दिखेगी वो अलग बात है, बनेगी तो है, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से बताओ कहाँ पे बनेगी इमेज? मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ M2 को। अब I1 की दूरी कितनी है M2 से? M2 से डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी है? तो वो कितना नीचे इमेज बनाएगा?
इसे मैं कह देता हूँ I3, समझ आया। M1 ने जो I1 बनाया था वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट बना, तो सिमिलरली M2 ने जो I2 बनाया है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो M1 को एक्सटेंड करके देख लेते हैं, तो उसे दिखेगा कि ये I2 उससे कितनी डिस्टेंस पर है, तो M1 इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, I3 ए डिस्टेंस पीछे, इससे ए डिस्टेंस पीछे अगर चलेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। जो रे यहाँ टकराई है वो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो बात ये आती है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई, तो हम कहते हैं 3, और जो थर्ड इमेज है वो कोइंसाइड हुई है, ठीक है ना, वो दो मिरर के इमेज फॉर्मेशन की वजह से एक ही जगह पर आ गई है। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, दोनों में हम 3 ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 3 ही इमेज बनी ना, इफेक्टिवली वो उसी को पॉइंट कर रहा है जो वहां पे बनी है। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड को हम क्या कह देते हैं, 3। तो वो उसका सेंस नहीं बनेगा, तो वहां पे नॉर्मल बना नहीं पाओगे, 2 नॉर्मल आ जाएंगे वहां पे, 2 नॉर्मल आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर कैसे करोगे? चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ बस, चलो इसको कॉपी कर लो पहले फटाफट। क्या हुआ? हाँ, इसीलिए तो रुक जाना चाहिए ना थोड़ा, तुमको दिखाने वाले गैप दिया है इतना। इंटेंसिटी पे मत जाओ मेरे भाई, अभी मत जाओ, अभी हमें पता ही नहीं क्या है इंटेंसिटी, मैंने पढ़ाई ही नहीं, तो फिर क्यों जा रहे हो उस चीज में? आएगा, सब आएगा। हम मिरर को कट भी करेंगे, लेंस को भी कट करेंगे, तब इंटेंसिटी की बात करें, हर चीज का समय है। बताइए। तो सेकंड में मैंने क्या किया है, मैंने बस उसकी लोकेशन चेंज कर दी है थोड़ी सी मिरर्स के रिस्पेक्ट में, करके देखा, करके देख लिया। कैसे, मुझे ये तो बताओ कैसे तुमने कहा? तो देखो मैं बता रहा हूँ, दिक्कत ये है, इसने कहीं पढ़ा है पहले, कैसे बताया, लॉजिक बताओ, बिना करे कैसे पता चला? हाँ, उसके बाद जो हमारी I3 बन रही है, वो ये जो वो बी नीचे बन रही है। हाँ, फिर जैसे अगर ये डिस्टेंस भी है तो ये वाली ये होगी, नेट दोनों से एक ही होगी। सही कह रहा, समझाने का तरीका तो यही होगा। सही, आप लोग ट्राई करके देखो, तीसरी कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी ये देखो बस, ज्योमेट्री है, सादा ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं इमेज के, देख पा रहे हो ना साफ साफ, इसको ओरिजिन दे दिया जाए अगर, तो आप हर एक इमेज का कोऑर्डिनेट बता पा रहे हो। सिमिलरली यहाँ भी बता सकते हो। ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। गड़बड़ हो तो बता देना, थोड़ा जल्दी से करना सेकंड वाला।
ठीक है, तीसरी इमेज कोइंसाइड कर रही है। तो नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी कितनी फॉर्म हो रही है? 3 ही फॉर्म हो रही है। तो ये मेथड सही है, इससे हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और ये थोड़ा सा लेंदी है। तो जो ट्रिक हमने पैरेलल मिरर में यूज करी है वो सेम ट्रिक यहाँ पे भी यूज हो सकती है। किस तरह से वो देखते हैं, कॉपी हो जाए तो बताना। सर थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, आप लेना आराम से। ये देखो, तो मान लो 2 मिरर्स हैं और वो एक दूसरे से इंक्लाइंड है। ढंग से बनाना है इसको, ठीक है ना? डायग्राम को थोड़ा बीच में बनाना, सेंटर की तरफ, ठीक। तो मान लो मैं ले लेता हूँ ये 60 डिग्री है। क्या वो पहले ही बना लिया होने पे? मान लो बीच का एंगल 60 डिग्री है और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये रखी हुई है O, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल भी है 30 डिग्री, ये है M1 और ये है M2। और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, ठीक है। और दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि कोई भी पर्टिकुलर इमेज जो फॉर्म होगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे मैं बोल दूं कि M1 जो थर्ड इमेज फॉर्म करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। हो गया देखता हूँ, सुन भी लो थोड़ा, इतने तेज नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे M1 के लिए और M2 के लिए। अभी आपने पैरेलल मिरर्स में ट्रिक देखी थी, क्या करता था मैं हर एक मिरर की डिस्टेंस देख लेता था बस। वैसे ही मुझे बताओ कि जो M1 है उससे ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है। ये समझ आ रहा है? तो M1 से 30 डिग्री राइट में O है, तो M1 जो O की इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? 30 डिग्री लेफ्ट में। बात समझ आ रही है? यहाँ बनेगी ना इमेज, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ इमेज फॉर्म होगी। समझ आ रहा है? तो आप बस यहाँ पे क्या लिख दो 30 डिग्री, ध्यान से देख लेना पहले। M2 जो बनाएगा वो 30 डिग्री। वहां पे क्या देखते थे? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। यहाँ देखते हैं एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है? 60 डिग्री। ऐड करो, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 90। फिर ऐड करो और ऐड करो। अब ये चीज क्या हो गई? गड़बड़। कभी भी आपका एंगल 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो वहां पे आप जोड़ना बंद कर दो, क्योंकि वो इमेज फॉर्म नहीं होंगी। नंबर ऑफ इमेजेस अगर मैं काउंट करता हूं तो कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 है या 5 है, हो सकता है फाइनल वाली कोइंसाइड की हो। तो इसलिए आपको एक चेक परफॉर्म करना होता है, ठीक है ना। वो चेक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चेक होता है फाइनल इमेज ऑफ M1, ठीक है ना। फाइनल इमेज जो M1 ने बनाई है उसका एंगल प्लस फाइनल इमेज ऑफ M2 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। अगर ये इक्वल टू 360 डिग्री आ जाता है तो हम कह देते हैं कि फाइनल इमेज कोइंसाइड्स। देन फाइनल इमेज कोइंसाइड्स। जरा यहाँ पे बताओ हो रहा है क्या? समझ आया? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल के अंदर तो मैं कहूंगा 150 प्लस 150 प्लस 60 इक्वल आ गया 360 डिग्री के, यानी कि हम कह देंगे फाइनल इमेज कोइंसाइड। फाइनल इमेज अगर कोइंसाइड कर गई है यानी कि टोटल इमेजेस अब कितनी होंगी? गिनने में 6 आ रही है, एक ही है जिसे 2 बार गिना जा रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। बात समझ आई? यह कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आपको हर इमेज का एंगल पता है तो आप बड़ी आसानी से उसकी पोजीशन बता सकते हो। जैसे मैं कहूं कि भाई M1 ने तो दूसरी इमेज बनाई है, उसका एंगल कितना है, तो M1 से 90 डिग्री पीछे कहां जाते हैं आप, नीचे की तरफ, यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होती है। अच्छी बात यह है कि जो बेटा M2 का लिखा होता है M2 के नीचे, M1 के नीचे लिखा होता है M1 का, जैसे मिरर में किया था। जो कुछ M1 के नीचे लिखा है वो M1 से दूरियां हैं, जो M2 के नीचे लिखा है वो M2 से डिस्टेंसेस थी। वैसे ही यहाँ पे एंगल है, ठीक है ना। खास बात यह है कि जो सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं, देखा जाता है कि वो सभी की सभी एक सर्कल पे लाई करती हैं, जिसका सेंटर जो है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स, और उसकी रेडियस जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ आई? यानी जितनी भी ये 5 इमेज फॉर्म हुई हैं, ये सभी की सभी इमेजेस एक सर्कल पे लाई करती हैं, जिसका सेंटर तो इंटरसेक्शन पॉइंट है और रेडियस ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो अब आपके लिए कोऑर्डिनेट्स बता पाना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आपको एंगल पता है और आपको डिस्टेंस पता है, और कुछ सर्कल में चाहिए ही नहीं होता बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आई क्या? तो देखो 30 डिग्री जाते तो ये 90 हो जाता टोटल। यहाँ बना था अपना I1, ठीक है ना, और ये इसका वाला जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है कुछ, इससे 30 डिग्री नीचे इसने पहला बनाया होगा। यहाँ बनेगी एक I2 और फिर तीसरी। ये तो बस अब मैं ड्राइंग बना रहा हूँ टाइम पास के लिए, चीजें खत्म हो चुकी है, तुम बनाना शुरू कर दो। एक 150। सर हाँ, सर ये एंगल हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? मिरर से बेटा। ये दिख रहा है आपको 30 डिग्री पहली इमेज, तो ये 30 डिग्री है, समझ आया? ओके सर। ये इसका 30 डिग्री, तो ये इस वाले मिरर से 30 डिग्री है, ठीक है ना। मतलब उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, उसमें थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना चाहिए उसके लिए। मान लो मैं दे दूं 72 डिग्री है बीच का एंगल, तो 360 बाय 72 कितना आएगा? चलो यही टफ हो गया, यही टफ हो गया पहले तो सवाल कि 360 बाय 72 कितना होता है, इसी में लौट गए लोग। 5 होता है। हाँ, तो या तो वो याद रखो, तो 5 ऑड है, इवन है, ये याद रखो। 360 बाय थीटा यूज होगा या 360 बाय थीटा -1 यूज होगा, ये याद रखो। और उससे भी पता क्या चल जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस। लोकेशन तो तब भी पता नहीं चलेगी, मैं कह दूं कि आपको पता लग गया 5 इमेज बनेंगी, पर कोई बोले तीसरी इमेज जो बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, फॉर्मूले से वो ही पता नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज को याद करके भी क्या फायदा, अधूरा ज्ञान है ना। कुछ भी पूछे सब आ जाएगा इसमें। वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया वो भी लिख लेना, कीप एडिंग एंगल बिटवीन द मिरर्स।
if theta is greater than or equal to 180 degree, तो इस केस में image is not counted. कहाँ तक लिख दिया? नोट डाल के लिख लो. all the images formed and the object lie on a circle with center at intersection point as intersection point of inclined mirrors and radius as the distance of object from the intersection point. Yeah. नहीं, वो चाहते हैं 360 बाय थीटा और 360 बाय थीटा -1 अगर न्यूमेरिकल है तो. अगर उन्होंने लिख दिया cleanly या neatly draw the diagram also, तो फिर स्केल से बैठ के रे डायग्राम बना के हर एक को ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा. तो बोर्ड है, समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्टिव है फिर तो आप कुछ भी करो, किसी को क्या पता चलेगा. हो गया? तो बातें कर रहे थे तब से नहीं. तुम्हारा कॉल आता है तो बीजेपी लिख के आता है क्या? क्यों? तो किसी ने बीजेपी के नाम से सेव किया होगा, इसलिए दिखता होगा ना. अरे फोन मैंने सेव थोड़ी किया नंबर पर. किस ट्रू कॉलर पे जो नाम दिखाता है वो तो कोई रजिस्ट्रेशन से नहीं होता मालिक. वो होता है कोई सेव कर रहा है जिसके पास भी ट्रू कॉलर है, उसने जिस नाम से सेव किया वही दिखता है ना. मेरे कॉलेज का लड़का उसका चचा के नाम से दिखता है क्योंकि लोगों ने चचा के नाम से सेव कर रखा है. तो बीजेपी कोई सेव करता होगा ना तुम्हारा. डर क्यों है? डरने की क्या बात है उसमें? तो क्या तुम नेता वगैरह हो क्या? तुम नेता हो, सर भी ला रहे हो साथ साथ, वॉलंटियर हो. मतलब क्या? अच्छा, यूथ वाला. सही है, पॉलिटिक्स भी अच्छा फील्ड है. हाँ पैसे तो नहीं, अथाह पैसे हैं. पैसे इतने गिन भी नहीं सकते आदमी. और क्या, लोगों ने इतने बड़े स्कैम कर दिए, उनको पता ही नहीं इतने रुपए होते कितने हैं जितना हमने कर दिया. फिर वही सवाल यार,
क्या दोनों बताओ, जाओ ना, तो फिर पूछते क्यों? नहीं नहीं, मुझे नहीं, कुछ नहीं लगता। चलो एक सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर, एक आध सवाल मतलब। तो 18 साल से कम में जा सकते हो उसमें? मुझे नहीं पता यार, मैंने सवाल पूछा है, मैं ऐसे जवाब दे दूंगा तुमको। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 60 डिग्री में क्या प्रॉब्लम है? क्या है, एक जनरल क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता था भाई। ये लो, ये है 20 डिग्री और ये है 50 डिग्री। ये है M1, ये है M2, ये है ऑब्जेक्ट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो 3,4, और ये है ओरिजिन। तो पहला सवाल है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। दूसरा सवाल है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट इमेज, या सेकंड पूछ लेते हैं थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, ऑफ सेकंड इमेज फॉर्म्ड बाय M2। पांच इमेज बन रही है। ये गलत करने के लिए टैलेंट चाहिए भाइयों। ये गलत मत करना, कम से कम कुछ नहीं है इसमें। पांच, और फाइनल इमेज कोइंसाइड की है? कोइंसाइड नहीं कर रही ना, मतलब नहीं कर। सर 5 इमेजेस। 5 इमेजेस सही है। (0,-5). M2 वाला याद रखना, जो M2 के नीचे है वो M2 का होता है। M2 के नीचे वाला M2 का होगा, ठीक है। M1 M2, M1 से एंगल 50, तो यहाँ लिख लो 50। M2 से सर। एंगल 20, तो यहाँ 20, बीच में एंगल 70, तो 70 + 50 यानी कि 120, और 70 + 20 यानी कि 90, 90 + 70 यानी कि 120 + 70 और 90 हो गया ना। तो ये वाला तो फालतू हो गया हमारा। कितनी बची? 1 2 3 4 5। चेक परफॉर्म करने के लिए मैं कर दूंगा आखिरी इमेज इसकी 90 प्लस आखिरी इमेज इसकी 160 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स 70, कितना हो रहा है? नॉट इक्वल टू 360, तो डू नॉट कोइंसाइड। तो जो आया है वही है, नंबर तो आ जाएगा हमारे पास 5। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। तो दूसरी इमेज M2 की कितने पे है? 120 डिग्री M2 से नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो M2 किस तरह से आपका बना लो,
ऐसे हमें दिया हुआ है M2, इससे 120 डिग्री नीचे जाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये एंगल 120 डिग्री, ये वर्टिकल हो गया अपना, तो ये एंगल कितना है बेसिकली 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 5 Minus. cos थीटा और -5/2 -5√3 के कोऑर्डिनेट। बताइए कोई डाउट, आवश्यकता एक और सवाल करने की है तो बोलो, पक्का। दो तीन Yes. चीजें बस याद रखनी है आपको, ये सब सर्कल पे लाई करते हैं, सेंटर, रेडियस और कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, ये हमेशा चेक परफॉर्म करना चाहिए। हो जाएगा ना, और करने की जरूरत तो नहीं। Okay. एग्जाम्पल ऐसा कुछ तो नहीं है ना, चाहो तो मैं 4 और करा दूंगा उसमें, क्या खेलते रहो बैठे बैठे। अगली हेडिंग लिख लो, स्पीड ऑफ स्पॉट बाय रिफ्लेक्टेड रे ऑन अ सरफेस। ये हम कल कर चुके हैं, उसका बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो केस ए के अंदर सर्कुलर स्क्रीन है, तो एक लाइट रे है जो इस तरह से आके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, और हम मिरर को इस तरह से घुमा रहे हैं 10 रेडियन पर सेकेंड से, और स्क्रीन की डिस्टेंस जो इस पॉइंट से है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी ये सर्कुलर आर्क है 10 सेंटीमीटर रेडियस की। तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगी, तो उसका जो स्पॉट बनेगा वहां पे लाइट आपको जो दिखेगी वो चलेगी भी जैसे जैसे ये रे घूमेगी, तो ये एंगल है थीटा। तो बोला जा रहा है व्हेन थीटा इज 60 डिग्री फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन, स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन। एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लेना। क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहले तो ओमेगा ऑफ मिरर आपको दिया गया है वो है 10, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, बात समझ आ रही है, 20 डबल, तो इसका ओमेगा इधर आ जाएगा 20, और सर्कुलर मोशन पर इमेज इस तरह से चलती हुई दिख रही होगी v से, Yes, sir. तो v Okay. रेडियस कितनी होगी, 10 centimeter. 10 ही तो होगी ना भाई। अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी स्पीड। कोई दिक्कत, दरिया में देखते क्या सिंपल। तो जो हमने कल सीखा था वही तो है ये, बस v इक्वल टू आर ओमेगा और लगा देना, फटाफट लिख लो। काम नहीं था, मन से दे दिया ऐसे। बिल्कुल भाई, और कैसे आएंगे, मेंस का पेपर देखा नहीं क्या आज तक कभी, देख लो ना, तो गूगल पे अवेलेबल है, तो कोई सा भी मेंस टाइप करो। अब तो काफी कोर्स पढ़ चुके हो, समझ रहे हो, 75% कोर्स पढ़ चुके हो, तो आप बोल सकते, देख सकते हो।
एक साथ करो ना, देखो पेपर देखने में क्या जा रहा है, कोई खा थोड़ी जाएगा तुमको पकड़ के क्या, एक अटेम्प्ट काउंट हो गया देख लिया तो, चिंता की क्या बात है उसमें। बताइए स्पीड ऑफ स्पॉट। कुछ गड़बड़ है, जल्दबाजी मत करो दोस्त। 250 सही है। 250 मीटर पर सेकंड। देख लो बस, 250 बता दो और एक कराए यहाँ। बोलो हिमांग जी, एक और। हिमांग जी ने कहा एक और क्वेश्चन। क्यों तुम्हें समझ नहीं आया? और थोड़ा चाहिए क्योंकि वीक है, फिर बहुत सारा चाहिए क्यों नहीं, 10 क्वेश्चन करो ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक से स्ट्रॉन्ग थोड़ी हो जाएगा। इसका आंसर है तुम्हारा? चलो, तो ऑब्वियसली इसके 10 की वजह से इधर 10, इसके 30 की वजह से इधर 60, तो ओमेगा नेट कितना बचा? 50। कितना हलवा सवाल है यार। v इजिकल टू आर ओमेगा 50 इंटू 5, 250 मीटर पर सेकेंड। क्यों करवा रहे हो एक और यार, और करना है एक। नो सर। केस बी लिख लो, केस बी लिख लो, उसमें भी सेम क्वेश्चन ही आएगा। इस बार स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन फ्लैट स्क्रीन। इस बार स्क्रीन जो है वो फ्लैट है, ये है इंसिडेंट रे, और ये रहा स्पॉट आपका। ठीक है, ये एंगल है थीटा मान लो, ये दिया गया है 10 मीटर। तो इस बार अंतर बस क्या हो गया कि आपकी स्क्रीन जो है वो फ्लैट है। अब आपको बतानी है स्पीड ऑफ स्पॉट। ठीक है, मान लो कि हम इंसिडेंट रे को ऐसे घुमा रहे हैं 10 रेडियन पर सेकंड से, तो क्या होगा, इसके पास आ जाएगा इधर 10 रेडियन पर सेकंड, लेकिन इस बार वो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप बस क्या मान लोगे, सर्कुलर पाथ मान लो। अगर सर्कुलर पाथ आता तो क्या आती, उसका एक कंपोनेंट यहाँ पर है, या फिर आपने बेसिक बचपन में पढ़ा था ये क्वेश्चन, किया होगा शायद, बेसिक Yes, sir. मैथ्स जो बचपन में किया था, वाई। ठीक है ना, मैं जनरली बता देता हूँ क्यों ना, कुछ बच्चे होंगे ना जो रट के जाएंगे उनके लिए। ये ओमेगा, ये ओमेगा। तो यहाँ सीधे आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। तो y को क्या लिख सकते हो, तो डिफरेंशिएट करो तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, वही तो हमें दिया हुआ है, तो सीधे हमें मिल जाएगा डी ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा वी वाई। अरे समझ आया।
फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो इस तरह कर पाओगे ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। कॉपी क्या क्या बोलो? अभी हुआ नहीं होगा। वो दो लॉ तो मैं पैदा हुआ तभी डॉक्टर ने बता दिया भाई। उनको क्या पढ़ाना है मतलब। छोटा तो बच्चा ही बता देगा, आई बराबर आर, सबको ही पता है। यार तुम माइक्रोसॉफ्ट वालों से बात करो, कुछ गड़बड़ है यार, सही नहीं चलता है। अपना मोर्चा लेके जाओ और कहो कि ये सब हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ऋषिकेश दिख रहा है सबको? सवाल लिख लो तो। Yes. इसे कर देते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड और इसे कर देते हैं 20 रेडियन पर सेकेंड। और फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट, 10 मीटर ले लेना। स्पीड ऑफ स्पॉट व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। जल्दी से करो, अभी हेडिंग में पढ़ा के जाऊंगा, वीडियो में लिख के आ गया हूँ, ठीक है। 2000 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला याद करना है, आता होगा तो कर दोगे, नहीं तो फिर वो tan थीटा लिख के डिफरेंशिएट कर लोगे, दोनों से आंसर आ ही जाएगा। डी ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो डी है 10, ओमेगा कितना हो जाएगा, बस ये देखो, इस 10 की वजह से यहाँ पे 10, इस 40, टोटल हो गया 50 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास? 2000 आ रहा है ना। और एक कराने की जरूरत है नहीं। कोई ज्यादा क्या कर सकता है कि ये वाला थीटा ना दे, वो वाला थीटा दे, बस इतना ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला है इसमें थीटा कौन सा है, मिरर के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है। आगे अगला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। सिंपल सा टॉपिक है काफी। ये मान लो आपका प्लेन मिरर है, और कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक वेलोसिटी है इस तरफ, उसे मैं कह रहा हूँ vx, एक वेलोसिटी है इस तरफ, उसे मैं कह रहा हूँ vy, और एक वेलोसिटी स्क्रीन से बाहर आती हुई है जिसे मैं कह रहा हूँ vz। तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डबल? कौन बोल रहा भाई? कभी कांच नहीं देखा क्या बेटा? तुम पास जाते हो तो उतनी तेज आता है कि तेजी से जल्दी पास हो जाता है। क्या होगा भाई, बताइए, अरे बोलो। सेम होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सा वर्जन, vx नेगेटिव होगा, vy या vz? सर vx नेगेटिव होगा। vy बदलेगा क्या, vz बदलेगा? नो सर। नहीं बताया। vx इस तरफ हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर इज रिवर्स, और जो वेलोसिटी पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ मिरर वो रहती है सेम। समझ आई बात? लिख लीजिए। और वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रुकी रहती, कांच चलने लग जाए तो क्या होगा? मतलब
आदमी रुका होता है और कांच उसकी तरफ जाएगा तो भी सेम चीज होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ ये लिख लेते हैं। और दूसरा, फॉर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, plane of mirror, velocity of object with respect to mirror is negative of velocity of image with respect to mirror। ये ओपन करना आता है क्या रिलेटिव मोशन से? VAB को ओपन करना, VA माइनस VB वेक्टर फॉर्म में। ये लिखा है VO माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VI माइनस VM। पैरेलल वाली में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की, देख लो उसमें विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्यों नहीं लिखा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल वाली वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, मिरर कैसे भी चल रहा हो। ऐसा इमेजिन करो, देखो मान लो मैं कह देता हूँ ये मिरर है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है ना, और अचानक से मिरर ऊपर चलने लग जाए 10 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? 0। सेम रहेगी। अरे रेस्ट ऐसे उड़ने लग जाएगी इमेज, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये वेलोसिटी पैरेलल है तो जो ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की। अरे भाई कभी देखा है जीवन में कांच वगैरह, अगर उसको ऐसे ऊपर लेके जाते हो तो तुम्हारी इमेज ऊपर जाने लगती है क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो आप तो बस ये याद रखो कि जो भी वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर है उससे इमेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का होगा। बस रिलेटिव वाला फॉर्मूला किसमें लगाते हैं? परपेंडिकुलर वेलोसिटी के अंदर। तो सीधे मैं क्या कर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी? 0। लिख लिया। चलो देखते हैं कितने लोग सवाल कर पाते हैं। तुम क्या बंद करके बैठ गए कॉपी? कर लो बेटा, इतना भी इजी नहीं है। ऐसा मेरे को लगा ये बंद करके बैठा था। चलो ठीक, ये है आई कैप और ये है जे कैप, ठीक है ना। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। एट मीटर 8 I cap plus 6 J उल्टा बता रहे हैं दोनों लोग। minus 6। दूसरा तीसरे में नॉर्मल है डायरेक्शन आई आती है। नहीं वही जो पिछले में दिए वही सब में यही आई कैप जे कैप, ठीक है ना। फिर दूसरे में 0 मीटर पर सेकंड। 0 तो पहला वाला कर देता हूं मैं। यहाँ तो आ गया 8 और यहाँ आ गया 6। पैरेलल वाला बदलता नहीं है और ये वाला क्या हो जाता है? ऑपोजिट। 8 यहाँ आना चाहिए और 6 ऊपर आना चाहिए, है ना।
तो क्या लिख देंगे 8 आई कैप 8 माइनस आई कैप सॉरी प्लस 6 जे कैप। सेकेंड वाला 5 आई कैप और क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है और क्या आ रहा है बहुत इजी लगा था ना तुम लोगों को तो इतना भी हलवा नहीं होता वेक्टर में डर जाते हैं लोग इसीलिए वो फॉर्मूला लिखाया गया यहाँ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर है ना दोनों की तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो हमेशा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लिखनी होती है सिर्फ ऑब्जेक्ट की कितनी है बोलो -10 माइनस मिरर की कितनी है -5 vi -5 समझ आ रहा है ये होगा -5 vi क्या आया 0 इमेज रेस्ट पे सर हाँ सर लास्ट वाले की -32 आई कैप प्लस नहीं -6 जे कैप। ओके सेकंड समझ आया कि नहीं आया सिर्फ वेक्टर फॉर्म में करना है कुछ नहीं करना पर ये फॉर्मूला सिर्फ परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी के लिए वैलिड है ये भी याद रखना पैरेलल वाली सेम रखनी है और सेम रखनी है किससे सेम रखनी है ऑब्जेक्ट से मिरर की पैरेलल वेलोसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता मिरर की सिर्फ परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बताओ थर्ड का 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप और बोलो आंसर कर क्यों नहीं रहते तुम बातें क्यों करते हो 2 मिनट ऊपर हो गए इसलिए ओवर टर्न नहीं कर सकते क्या है 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप सबका यही आ रहा है ऑनलाइन भाई सर -32 आई कैप -6 जे कैप -32 और -6 कंपोनेंट तो यही आ जाएंगे तो जे कैप में तो सीधा देख रहा है कितना होने वाला है बस 10 जे कैप एक्स मान लेता हूँ आई कैप में एक्स आई कैप प्लस 10 कहाँ से है -6 -6 ही तो दिख रहा है पता नहीं क्या कर रहे हो यार बोलने के बाद भी मिरर के पैरेलल वाली वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है वही इमेज की होती है उसे मतलब नहीं होता मिरर की कितनी वेलोसिटी है गलत किया ना तुमने दुख हो रहा है शर्म भी आनी चाहिए 4 बार बोल रहा हूँ तो ध्यान हवा में हम तो प्रो हैं कर लिया हमने तो वेक्टर ही नहीं कर पा रहे बताओ अब एक्स निकालने के लिए मैं परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो वीओ माइनस वीएम होता है माइनस वीआई माइनस वीएम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 माइनस मिरर की वेलोसिटी -12 इक्वल टू माइनस इमेज की वेलोसिटी हमें निकालनी है माइनस मिरर की वेलोसिटी -12 ये आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस वी आई -12 तो वी आई यहाँ से मिला 22 तो वही आदमी सही कह रहा था ऑनलाइन का था हमने तो नहीं देखा जो भी है। सबने मेरे हिसाब से 4 और 10 बोला सर -30 -32 ठीक है ना
माइनस लिखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप क्वेश्चन में दिया है इसलिए। अरे ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन कल करा दूंगा फिर मैं इसके ऊपर।